राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका स्वागत। जैसा कि क्लास 11 में हम चल रहे थे और पार्ट 2 के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक ना। उसमें भी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी था। ये भी हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 2 के ही अंतर्गत, और ये भी हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में कौन कौन सारे और भी अलग अलग फीचर्स है और भी अलग अलग टर्म्स है, हम इसको यूज करें। तो चलते हैं और आज के प्रथम स्लाइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हमने लिया कि प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथोडोलॉजी और क्या क्या टेक्निक जो है प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है, द कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी इन प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स ए स्ट्रक्चर मल्टी स्टेप प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इनटू ए रिलायबल वर्किंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। देखिए, एक चीज़ सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब एक प्रोजेक्ट को लेट से कोई प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट को अगर लेता है, उसके मल्टी प्रोसेस होते हैं। पहले उसको फिजिबिलिटी स्टडी होता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है कि एक्चुअली क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, क्या क्या फंक्शंस यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन सा टेम्पलेट उसमें हम यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग टीम मेंबर्स को भी उस टीम में रखा जाता है। ये हो सकता है कि तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो भी उसको प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो भी उसके टीम में मेंबर्स होते हैं, जो भी अलॉटेड किया जाता है, तो ये प्रथम देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा टेक्नोलॉजी कौन सा फंक्शंस के लिए और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो टीम मेंबर जो है वो उपयुक्त है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट आया वो चाह रहा है कि नहीं ये कोई, जैसे पाइथन में ये डेवलप्ड हो, क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके टीम मेंबर्स में पाइथन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के अगर नहीं है मेंबर्स, तो वो उपयुक्त नहीं होता। तो ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी कोई भी मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे होते हैं, तो उस मेथोडोलॉजी उस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो भी टीम मेंबर जो है उसके लिए उपयुक्त होगा, उसी को आप अपने मेंबर में यूटिलाइज करें, तभी वो सॉफ्टवेयर जो है एक SDLC का कह सकते हैं कि पार्ट जो है वहाँ पे पूरा होता है। SDLC आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो भी प्रक्रिया चलती है एक सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो सारे चीज़ SDLC के अंतर्गत आता है। की टेक्निक्स फैसिलिटेट ईच स्टेज फ्रॉम इनिशियल अंडरस्टैंडिंग टू फाइनल टेस्टिंग। प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करने से लेकर जो भी फाइनल उसका टेस्टिंग तक जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो भी स्टेजेस उसमें आते हैं, सभी के लिए जो टेक्निक यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारा स्टेज को फॉलो करना काफ़ी अनिवार्य है। वो किस में, जब हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी का हम इसमें लॉजिकली टर्म यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने एक वेन डायग्राम जैसा एक सर्कल लिया, उसमें कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है आपको। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन वहाँ से रेक्टिफाई करना होगा कि किस प्रॉब्लम को किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम रेक्टिफाई करके फिर से प्रोग्रामिंग लॉजिक में हम उसको यूज कर सकते हैं। डायग्नोज द रूट कॉज, कभी कभी क्या होता है कि जिस आईडीज़ का आपने यूज किया था, जैसे पार्ट 2 में भी हमने जिक्र किया था कि जो भी आईडीज़, जो भी आपका ओपन सोर्स भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें प्लेटफॉर्म जो भी यूज कर रहे हैं, वहाँ पे उसके जो भी जैसे मेनू बार या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी वहाँ पे यूज हो रहे हैं, रन कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं, तो उसके रूट कॉज को हो सकता है कि सारे टेक्निक उसको फॉलो नहीं करता होगा, किसको, आईडीज़ को, तो आपको डिफरेंट आईडीज़ फिर यूज करने होंगे। तो ये भी प्रॉब्लम को जब डिफाइन करेंगे, फिर ये डायग्नोलॉजी सेंस में जाएगा, और तब फिर आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट ए सोल्यूशन। जब उसको आप डायग्नोज करेंगे, तब उसके प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे API वगैरह आपको ऐड करने हैं, किसी प्रोग्रामिंग लॉजिक को आपको एक्सप्रेशन के थ्रू ऐड करने हैं, तब किसी तरह का आपको सोल्यूशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना होगा। फिर सस्टेन द रिजल्ट, तब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। टेक्निक्स में 4 फेजेज यहाँ पे आया, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर डायग्नोज द रूट कॉज, फिर आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट ए सोल्यूशन, और लास्ट में क्या, जो रिजल्ट आउटपुट में मिला, सस्टेन द रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
और इस स्लाइड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ हमने और भी एक्स्ट्रा हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया। द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग फॉलोज अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप जानते हैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला है प्रॉब्लम एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग। इसी से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम को एनालिसिस पहले करना, उसके जो भी उसमें ट्रबल शूटिंग की समस्या आएगी उसको अंडरस्टैंडिंग करना। मीन्स रीड एंड रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू फुल्ली ग्रास्प व्हाट इज रिक्वायर्ड। कभी कभी एक बार में आप स्टडी उसको नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू टास्क हो सकता है 10 दिन में भी पूरा कर दे आप, 20 दिन भी लग सकता है, महीनों लग सकते हैं। तो ये चीज़ होता है जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप सही से नहीं कलेक्ट कर पाते कि कौन सा टेक्निकल फंक्शन सिंटेक्स वगैरह यूज होंगे तो डिले हो सकता है उस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट में। इसलिए प्रोग्राम के जो भी एनालिसिस करके आपको उसको रीड करने हैं, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप उसको रीड कर सकते हैं, जब तक कि उसके पूरे फिजिबिलिटी स्टडी को आप अध्ययन ना कर ले। फिर है ब्रेक द ओवरऑल सिस्टम डाउन इनटू ए स्मॉलर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग क्लियर इनपुट्स प्रोसेसेस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। हमने मॉड्यूलरिटी के बारे में बताया था, फंडामेंटल्स में भी आपने मॉड्यूलरिटी पढ़ा होगा कि जो भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मॉड्यूल का सिस्टम डिजाइन होता है, यहाँ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मॉड्यूलरिटी कहने का मतलब डिफरेंट फेजेज में डिफरेंट लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर का चलता है उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हम यूज कर सकते हैं। तो एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसमें 10 मॉड्यूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो और अलग अलग जो भी मॉड्यूल्स होंगे हम उसको अच्छे से स्टडी करके एक मॉड्यूल को किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं जो भी हमारा टीम मेंबर्स है। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिफरेंट पर्सन को हमारे टीम मेंबर्स में लोकेट करके फिर प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंश्योर द एक्चुअल प्रॉब्लम नॉट जस्ट ए सिम्टम इज बीइंग एड्रेस। मतलब अगर किसी तरह की मॉड्यूल 1 में लेट से अगर प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि मॉड्यूल 2 जो डेवलप कर रहा है उसको मॉड्यूल 1 के बारे में भी जानकारी है तो वो आपका हेल्प कर सकता है। तो ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को उसके सिम्टम को जानना फिर एडजस्ट करना डिफरेंट मॉड्यूलरिटी में जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं और भी इसके कुछ, जैसे हमने यहाँ पे लिया प्रोग्राम डिज़ाइन एल्गोरिथम डेवलपमेंट। देखिए हमने पार्ट 1 में भी शुरू में भी एक्सप्लेन किया था, जब हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का टर्म यहाँ पे यूज करते हैं तो DFD और एल्गोरिथम दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। DFD एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं कि कहाँ से डेटा और किस फेजेज में रोटेट करेगा, एक कह सकते हैं एक चक्रीय वे में एक साइकिल उसका बना हुआ। और उसके बाद एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम कहने का मतलब कि प्रोग्राम जैसे एडिशन का हो तो नंबर जो है इंटीजर हमें लेना है कि फ्लोट लेना है। जैसे इंटीजर ले रहे हैं तो डेसिमल यूज नहीं कर सकते हैं, फ्लोट ले रहे हैं तो डेसिमल यूज कर सकते हैं। फिर जब उसको एडिशन करना है तो एक अलग आपको इंटीजर में असाइन करने होंगे दोनों वैल्यू को। तो ये एक प्रोसेस हुआ कि इनपुट हमें करना है कितने, 2 नंबर को, लेट से 2 नंबर को जोड़ना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, फिर उसको आउटपुट में डिस्प्ले करना है। 3 फेजेस तो आपका यहीं पे हो गया। और उसके पहले सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं फिर लास्ट में एंड करते हैं। तो 4 5 6 जो भी अभी हमने स्टेप आपको बताया, बड़े प्रोग्राम के लिए और भी सारे स्टेप हो सकते हैं। तो ये जो लाइन बाय लाइन हमने जो सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टेप बताया, यही स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एक डेटा का जहाँ जहाँ फ्लो हो रहा है किस वे में, तो DFD एक पिक्टोरियल वे में हुआ, एल्गोरिथम एक टेक्सचर वे में हम उसको लिखते हैं। प्लान द सॉल्यूशन यूजिंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वही लिखा हुआ है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने का मतलब एडिशन का है तो पहले स्टार्ट होगा, फिर पहले नंबर को इनपुट, फिर दूसरे नंबर को इनपुट, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट, फिर एंड। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसमें, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग टूल्स लाइक, अब देखिए इसको एक्सप्रेस करने का भी बहुत सारे टूल्स है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्यूडो कोड लिखा हुआ है, P है, चूंकि ये P साइलेंट होता है इसको स्यूडो कोड पढ़ेंगे। ए रफ ड्राफ्ट ऑफ द कोड इन अ प्लेन ह्यूमन लैंग्वेज टू आउटलाइन द लॉजिक।
मतलब आप जो रफ करते हैं ना कोई भी चीज़ें का, आपको बड़ा नंबर कहीं जोड़ना है, उसको डायरेक्ट आपको वहाँ पे रिजल्ट लिखना है, तो आप क्या करते हैं, किसी पेज पे उसका पहले रफ करते हैं कि जोड़ने पे कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा। तो वही चीज़ स्यूडो कोड भी वही है, किसमें, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में। तो आप एक रफली जो है एल्गोरिथम वे में उसको तोड़ लेते हैं, और तब अब देखिए इसका भी एक क्या वजह है, वजह यह है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि क्या इनपुट करना है, क्या प्रोसेस करना है। तो ये एक रफ वे में आपने वहाँ पे डिजाइन कर दिया, और फिर कोड में उसको आपने जो सिंटेक्स है, जो फंक्शंस है, उसको आपने यूटिलाइज किया। फिर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कहाँ, अभी हमने आपको बताया डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, वही फ्लो को यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में, मतलब एक पिक्टोरियल वे में, पिक्टोरियल वे करने का मतलब एक चित्रांकित किया वहाँ आपको मिलेगा, आप देखकर उसको समझ सकते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो वही दो चीज़ है एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में कहने का मतलब दो पार्ट होंगे, पहला क्या, एक स्यूडो कोड जो एक रफ वे में काम होता है, और दूसरा फ्लो चार्ट जो एक पिक्टोरियल, एक चित्रांकन वहाँ पे किया हुआ है। मतलब ग्राफिकल डायग्राम्स यूजिंग सिंबल्स टू विजुअली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड डिसीजन पॉइंट। जो आपने सीक्वेंस स्टेप लिया है स्यूडो कोड के अंतर्गत, उसको ग्राफिकल डायग्राम में डेटा को वहाँ पे मेंशन करना, दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, फ्लो चार्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में और भी कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है, जैसे कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रांसलेट द एल्गोरिथम इनटू एक्चुअल सोर्स कोड यूजिंग ए चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कहाँ तक थे हम लोग, अभी तो हमने डीएफडी किया, डेटा फ्लो डायग्राम, फिर स्यूडो कोड किया, एल्गोरिथम लिखा। अब एल्गोरिथम तक तो ये रफ काम हो गया, अब हमें मेनली काम करना है क्या, कोडिंग करना है। जो आप सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, जो आप फंक्शंस यूज कर रहे हैं, आप कहाँ इसको यूज करेंगे, तो किसी आईडीज में जो डेवलपमेंट आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म देता है। किस लैंग्वेज का यूज करेंगे ये भी आपको चूज करना है। एग्जाम्पल में हमने लिखा है पाइथन यूज कीजिए, जावा यूज कीजिए, सी यूज कीजिए, या और भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई एक आप चूज कर सकते हैं, और उस एल्गोरिथम को डेराइव कर सकते हैं कोडिंग में। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, जब आप कोड लिखते हैं तो यूज ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल सोर्स कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन रन। आपको पता है कंप्यूटर जो है आपका लैंग्वेज नहीं समझता है, आप जानते हैं आप हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सोर्स कोड लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर आप जानते हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है, आइदर 0 और 1। तो 0 और 1 जो है ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, आपको पता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप में उसमें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर का सेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है आपके लैंग्वेज को, किसमें, आपका लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, तब वो जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है आपके कोडिंग को, जो भी डिबगिंग प्रक्रिया उसको यूज करके फिर आपको जो है एक प्लेटफॉर्म देगा जहां आईडीई के माध्यम से आप कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एसडीएलसी फेजेज होता है या फिर छोटा या कोई भी बड़ा प्रोग्राम जो है आप रन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं इसमें कुछ डिबगिंग एंड टेस्टिंग है, आइडेंटिफाइंग द फिक्स एरर्स। आप प्रोग्राम को ऑलरेडी जब लिख लिए हैं तब आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को बग्स उसमें ढूंढेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर फंक्शंस को ये क्या करता है, इनिशियल रिक्वायरमेंट से जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कोई क्लाइंट का आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया, कोई प्रोग्राम आपने ऑलरेडी डेराइव कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उसमें कभी कभी फीचर्स ऐड करना हो, कभी कभी कोई फीचर्स उसमें रिमूव करना हो, कभी कभी एक्सेस ऑथराइज्ड करना हो। तो एक बार आपने डेवलप कर दिया तो टाइम बाय टाइम एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है आपको ऐड भी करना होगा। मतलब एक तरह से कहे तो उसका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रक्रिया होती है, आपको मेंटेनेंस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सारे चीज़ जो है आपको खुद करना होगा, हैंडल करना होगा उस प्रोजेक्ट को। तो ये फाइनल जो है एक तरह कह सकते हैं कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम एल्गोरिथम मेथड से, मतलब जो हमारा इनिशियल जो
पैराडिग्म्स था, जो स्टेप्स था, वहाँ से लेकर मेंटेनेंस तक जो है ये जो भी प्रक्रिया है एक SDLC के अंतर्गत हम इसको डिफाइन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और भी हमने जैसे जनरल एंड एनालिटिकल टेक्निक्स लिया, डिवाइड एंड कनकर। अब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, आप पढ़े होंगे कंप्यूटर जो एक CO का पार्ट है, CO करने का मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप सर्किट के बारे में पढ़ते हैं फुल्ली, वहाँ पे बहुत सारे मेथोडोलॉजी यूज किए जाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में भी कंसेप्ट है, और 11 में भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे कुछ गेट्स के बारे में चर्चा होगी, और एंड ये सब जो भी गेट्स है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के माध्यम से हम कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड करते हैं। जैसे डिवाइड एंड कनकर है, ब्रेक इज लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। देखने से ही पता चल रहा है किसी भी प्रॉब्लम को आप मॉड्यूल बेस में आप डिवाइड करते हैं, तब एक फेज जो है अगर कोई और हैंडल कर रहा है, दूसरा फेज या मॉड्यूल कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, तो एक बार में आप टाइम जो होती है वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाती है, आपका कॉस्ट भी है वहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन जब कम लगेगा तो कॉस्ट भी है उसी के अनुसार जो है आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस मेथड से जो भी प्रक्रिया इसको आप अपनाकर किसी भी प्रोग्राम को आप शॉर्ट डेज में या शॉर्ट टाइम में जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। मतलब ये मेनली प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है। किसके लिए? तो सॉल्व इंडिविजुअली, जो भी मॉड्यूलरिटी सिस्टम होगी एक एक करके जो भी इंडिविजुअली जो है आप उसका असाइन करेंगे, और इसको दिस टॉप डाउन डिज़ाइन इज अ फंडामेंटल स्ट्रेटजी। और कहते हैं ये मेन सोर्स है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन ये स्टेप्स है डिवाइड एंड कनकर, जिसके माध्यम से हम इस टर्मिनोलॉजी को इजी वे में यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में एक डायग्राम हमने लिया, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम फाइंडिंग है, पहले तो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे, फिर है फैक्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम डिफाइनिंग, आइडिया फाइंडिंग, फिर सिलेक्शन एंड इवालुएशन, फिर प्लानिंग, फिर एक्सेप्टेंस और टेकिंग एक्शन। लास्ट में जो है, चूँकि आप राइट साइड से इसको मूवमेंट करेंगे तो पता चलेगा लास्ट में एक्शन। कहने का मतलब ये एक SDLC का भी फेज कर सकते हैं, जो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फेजेस चलते हैं, कि जब प्रोग्राम आप बना लिए हैं, रनिंग या डिबगिंग जो भी प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, जब डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस में आएंगे तब बहुत तरह के प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आपको उसमें मिलते रहेंगे, आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। बहुत सारे टेक्निकल टूल, जैसे अभी आपने डिवाइड एंड कनकर पढ़ा, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करके और भी बहुत सारे आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने एक ही बताया डिवाइड एंड कनकर, आगे और भी पढ़ने को मिलेगा, या फिर क्लास 12 में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ एडवांस वर्जन में बताया गया, वहाँ पे और भी टेक्निकल टर्म जो है यूज किए जाएंगे। तो ये सब जितने भी प्रक्रिया है आप देख रहे हैं जो पिक्टोरियल वे में है, ये सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन प्रोग्रामिंग, एक और चीज़ है जैसे डिवाइड एंड कनकर, अभी हमने आपको बताया, और भी हमने बताया कि कुछ और भी टेक्निकल टर्म्स हम इसमें टेक्निकल टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे द 5 वेज एक्चुअली क्या है, ए रूट कॉज एनालिसिस मेथड इन्वॉल्विंग आस्किंग वाई 5 टाइम्स टू गेट टू द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एन इशू रेदर देन जस्ट एड्रेसिंग ए सरफेस लेवल प्रॉब्लम। देखिए ये एक कहते हैं कि हाइपोथेसिस सेंस में आता है। हाइपोथेसिस करने का मतलब जिसको इन्फ्रेंस बोल सकते हैं। इन्फ्रेंस करने का मतलब एक कंसेप्ट आपको बन गया, ये आपने एक परसेप्शन हो गया, पहले से डिफाइन हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब तक उस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है हम समझे नहीं, तब तक जो है उसको फिर से रीड करना कि आखिर एक्चुअली में पॉइंट जो है उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। आप एक बार में पढ़ लेंगे, पता चलेगा ये प्रॉब्लम है, आप फिर से उसको रेक्टिफाई करेंगे। हो सकता है आपने सही से उसको नहीं पढ़ा था, उसमें और भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है 5 वेज करने का मतलब किसी प्रॉब्लम को 5 बार एटलीस्ट उसको फिर से देखिए, उसके रूट जो कॉज है उसको एनालिसिस करके तब जो है एड्रेस कीजिए प्रॉब्लम को। किसके साथ? जो भी मॉड्यूल डिजाइन जो है डिफरेंट पर्सन जो आपके टीम मेंबर्स में कर रहे होते हैं। तो ये है द 5 वेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें है SWOT एनालिसिस हमने लिया, ये भी एक टेक्निकल टूल जो है वो यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में। वाइल ऑफन यूज्ड इन बिजनेस, दिस कैन बी अडॉप्टेड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल सोल्यूशन।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो लास्ट वाला जो टर्म है थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल सोल्यूशन, इसी के लिए SWOT कहते हैं, शॉर्ट एनालिसिस जो है यूज किया जाता है। क्योंकि आप अभी जानते हैं जितने भी सारे साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जितने भी मालवेयर या वायरस से रिलेटेड जितने भी ये सब टर्म देख रहे हैं, ये किसी न किसी रूप में ह्यूमन बींग्स या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक, तो इसके लिए शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से हम डिफरेंट जो भी उसमें सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं, कुछ बग्स हम ढूंढ सकते हैं और तब प्रोग्राम को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस मेनली जो होता है वो थ्रेट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल जो भी है उसको दूर करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। फिर रूट कॉज एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ए फिशबोन डायग्राम हेल्प्स विजुअली ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज पोटेंशियल कॉजेज टू इंश्योर ऑल फैक्टर्स आर कंसीडर। अभी हमने बताया था शॉर्ट के पहले रूट कॉज, एक प्रॉब्लम को बार बार पढ़ना और तब तक पढ़ना जब तक कि उसका मेन जो है आपको रूट कॉज पता नहीं चल जाए। और इसी को कहते हैं एक फिशबोन डायग्राम के माध्यम से भी इसका और भी आगे आपको एक्सप्लेन मिलेगा। अभी सिंपली यहाँ पे डिफाइन है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक छोटे छोटे विजुअली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डिवाइड करके रूट कॉज को पता कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करके फिर से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक टेक्निक जैसे ब्रूट फोर्स लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट पोटेंशियली इनएफिशिएंट अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स ट्राइंग एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। मतलब ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई आपने किया, फिर से उसी प्रॉब्लम को देखना है, उसमें रीड आउट करना है कि दूसरा भी तो प्रॉब्लम उस टर्म के साथ अराइज नहीं है, और तब तक उसको मतलब उस प्रॉब्लम को ढूंढते रहना है जब तक कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में जो हमने एक मॉड्यूल डिजाइन किया है पूरा मॉड्यूल जो है हमारा रेक्टिफाई नहीं हो जाए। क्योंकि एक मॉड्यूल में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा या तीसरा या जो अलग अलग मॉड्यूल है उसमें भी प्रॉब्लम एराइज हो जाएगी, क्योंकि किसी एक मॉड्यूल का आप फीचर दूसरे मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जैसे उप्स में हम एग्जांपल लेते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उसमें सभी का आप जानते हैं कि क्लास बाई क्लास जो है इनहेरिटेंस या इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन प्रक्रिया से हम एक मॉड्यूल के फीचर को दूसरे में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एक मॉड्यूल में ही प्रॉब्लम अगर आ गया तो दूसरा या तीसरा या अलग अलग मॉड्यूल जो है उससे मतलब प्रॉब्लम उसमें भी आ सकता है, क्योंकि आपने फीचर ऑलरेडी पहले का यूज कर रखा है और पहले वाले में ही प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है। फिर है ग्रीडी अप्रोच, ए मेथड दैट मेक्स द बेस्ट लोकल चॉइस एट ईच स्टेप विद द होप ऑफ फाइंडिंग ए ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। मतलब कभी ग्रीडी अप्रोच में क्या है कि बहुत सारे मेथोडोलॉजी टर्म यूज होते हैं। मेथोडोलॉजी टर्म जैसे अभी हम आपको प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिसिस होते हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह होते हैं। तो ये सारे चीज़ को हम दूर करते हुए ग्रीडी अप्रोच के माध्यम से हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में टर्म्स यूज करके एक प्रोग्राम को और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक टेक्निक जो अभी हमने आपको बताया ग्रीडी अप्रोच, ऑलरेडी इसको हमने डिफाइन किया। तो आप ब्रूट फोर्स और ग्रीडी अप्रोच दोनों टेक्निकल टर्म्स को यूज करके, इसके टूल्स को यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो HDLC हमारा फेज होता है उसको पूरा करके आप डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर या जो भी टास्क स्पेसिफिक जो आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसका कोडिंग अच्छी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में रिकर्सन, ए टेक्निक वेयर ए फंक्शंस कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ऑफन यूज्ड इन एल्गोरिथम्स लाइक ट्री, ट्रैवर्सल एंड सॉर्टिंग। आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा सॉर्टिंग टेक्निक्स, या डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर करने का मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो हम यूज करते हैं कोडिंग में सारे का डेटा स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर में आपने ट्री के बारे में पढ़ा होगा, सॉर्टिंग के बारे में भी पढ़ा होगा थोड़ा कंसेप्ट। सॉर्टिंग में जैसे सिलेक्शन सॉर्ट आपने पढ़ा होगा, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा होगा आपने, क्विक सॉर्ट होता है। जैसे आप जब 11th 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो यहाँ पे कुछ और भी सॉर्टिंग के एडवांस टेक्निक हो गए, जैसे आपने इंसर्शन, सिलेक्शन वगैरह पढ़े थे, अब क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, ये सब जो है आपको सॉर्टिंग प्रक्रिया मिलती है। तो इसमें एक्चुअली है क्या, कोई भी काम को करने के लिए जो अलग अलग मॉडल एक डिज़ाइन है, जैसे आपने
पढ़ा था, फंडामेंटल में भी एक पढ़ा था, वाटरफॉल मॉडल होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। SDLC भी कह सकते हैं, एक मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया हुआ है। उसी तरह से जितने भी रिकर्सन प्रक्रिया है, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि फंक्शंस कॉल इटसेल्फ, मतलब जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज जो है, कहते हैं रीयूजिबिलिटी फंक्शनलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। रीयूजिबिलिटी करने का मतलब सेम कोड को हम दूसरे मॉड्यूल में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये होता कैसे है, तो जितने भी फंक्शंस है वो कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू जो है ऑटोमेटेड जो है कॉल कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया क्लास ए और एक क्लास बी। अब क्लास ए का जो फीचर्स है क्लास बी में हम ले सकते हैं, बस हमें फंक्शंस जहाँ जहाँ हम यूटिलाइज करेंगे वहाँ क्लास ए का रेफरेंस भी दे देंगे। तो ये टर्म जो है किसके माध्यम से आएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, या फिर आप कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके आप रिकर्सन का जो है टर्म यूज कर सकते हैं। फिर आया एल्गोरिथम ट्रेसिंग, मैनुअली सिमुलेट द कंप्यूटर एक्शंस स्टेप बाय स्टेप, ऑफन यूजिंग ए टेबल टू वेरीफाई द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम बिफोर कोडिंग। कोडिंग के पहले आपको हमने बताया था इनिशियल फेजेस क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के पहले, कि आप उसका दो एटलीस्ट जो प्रक्रिया है वो पूरा करें। पहला जो DFD करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम जिसको आप बोलते हैं एक फ्लो चार्ट की तरह, और दूसरा एल्गोरिथम जिसको स्यूडो कोड भी बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है आप एनालिसिस करके आप उसका एक रफ रेडी नहीं करेंगे। अगर नहीं कर रहे होते हैं तो पता चलेगा जब आप कोडिंग कर रहे हैं आपको बीच बीच में प्रॉब्लम एराइज होगी कि कौन सा टेक्नोलॉजी जो है, कौन सा एक्सप्रेशन जो है किस स्टेप में हमें यूज करना है। तो पहले स्टेप की प्रक्रिया को आप फॉलो करें, फिर उसका स्यूडो कोड रेडी करें एल्गोरिथम के रूप में, तब आप कोडिंग को स्टार्ट करें। तो ये है एक एल्गोरिथम का एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप ट्रेस कर सकते हैं अपने कोडिंग जो भी लाइन्स आपने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं पेयर प्रोग्रामिंग कोलैबोरेशन, वर्किंग विथ अनदर प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड लीड टू बेटर मोर रोबस्ट सॉल्यूशंस। आपको पता होगा हम बार बार हर स्लाइड में एक प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट टीम लीडर्स के अंदर चलते होंगे, और डिफरेंट टीम लीडर्स के अंतर्गत 8, 10, 15 जो भी टास्क है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें डेवलपर्स भी होंगे और उसमें डिजाइनर्स भी होंगे। डेवलपर्स में भी कुछ बैकएंड का काम करेंगे, कुछ फ्रंट एंड का काम करेंगे, कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स का भी काम करेंगे। जो मॉड्यूल कर रहे हैं एक डेवलपर, हो सकता है दूसरा डेवलपर दूसरा मॉड्यूल काम कर रहा होता है। तो हो सकता है जो एक मॉड्यूल जो पूरा कर रहा है उसको प्रॉब्लम आए तो कह सकते हैं कि वो दूसरे से हेल्प ले सकता है। मतलब एक ये जो है कोलैबोरेशन की प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोग्रामर जो है अनदर प्रोग्रामर का हेल्प ले सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव उसको मिल सकता है। मतलब हो सकता है जो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं, जो दूसरे मेंबर है वो हम उनसे जो है सारा जो है कोलैबोरेट करके हम कुछ लॉजिक जो है अपने जो मॉड्यूल है उसमें हम यूज कर सकते हैं। फिर है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये देखने से ही पता चल रहा है आप जब गलती नहीं करेंगे आप उससे सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसीलिए तो बग और डिबग की प्रक्रिया है। कोई बग मिल रहा है, आपने गलती किया है, कोई एरर उसमें आ रहा है, फिर उसको डिबगिंग करते हैं। तो यही टर्म है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। एक स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ टर्म दिया गया है। ट्रीट एरर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग इश्यूज एंड प्रिवेंट रिकरेंस। कहने का मतलब जब तक इशू आएगी नहीं तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे। हो सकता है एक मॉड्यूल में जो इशू आया था, जब आप दूसरा मॉड्यूल करने जाए तो आपको पता चल गया होगा कि किस लिए वो वहाँ पे इशू आया था। तो वो इशू फिर प्रॉब्लम चूँकि सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, आप कर चुके होते हैं, तो आपको दूसरे मॉड्यूल में ये प्रॉब्लम नहीं एराइज होगी। इसलिए कहा गया लर्न फ्रॉम मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस इन प्रोग्रामिंग। आपको पता होगा कुछ हम यहाँ पे लॉजिकल वे में कुछ एक्सप्रेशन का चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। आप इसमें कौन कौन सा मेथड कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्टरी आपको जानना है। अभी मेनली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं जानना है,
अब यहाँ पे ये आता है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो टर्मिनोलॉजी था कि कौन सा टेक्निक कौन सा स्टेप में यूज होता है। अब मेनली जो है जैसे एक्सप्रेशन पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक्सप्रेशन में हमने पहले लिया है एरिथमेटिक ऑपरेशंस, एरिथमेटिक जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सभी चीज़ का सेंस आता है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स इंटीजर्स फ्लोट्स एंड रिटर्न अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जैसे आपने मैथमेटिक्स में आप एरिथमेटिक आप सेंस जान रहे जो भी प्लस माइनस, बट यहाँ पे आकर वो एक्सप्रेशन का एक माध्यम ले लिया। मतलब आपको डेटा टाइप्स भी इसी के साथ पढ़ना है। डेटा टाइप्स मतलब आप कोई नंबर जैसे 5 ले रहे हैं और दूसरा नंबर 6 ले रहे हैं, आप इसको जोड़ रहे हैं तो 6 और 5 आप 11 कैलकुलेट करके रिजल्ट आ रहा है। बट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको यूज करेंगे तो इनपुट जो दे रहे हैं आपको बताना होगा कि वेदर वो इंटीजर है, फ्लोट है, या आगे चल के आपको डबल इंटीजर, ये सब भी चीज़ वहाँ पे होते हैं। कहने का मतलब हो सकता है कि आप जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोट यूज कर लिए और कहीं कहीं आप इंटीजर यूज कर लिए, दोनों का काम सेम है, लेकिन कंसेप्ट क्या आता है कि एक जो है डेसिमल को काउंट करेगा, एक करता ही नहीं है डेसिमल काउंट। आप इंटीजर लेंगे तो पता चलेगा आपको 5.5 अगर ऐड करना है 6.7 में, या कोई भी नंबर जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर हो, आप वहाँ पे इंटीजर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग एरर आ जाएगा। तो है तो एरिथमेटिक का सेंस आया मैथमेटिकल से ही, जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहा है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आने के बाद एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के मीडियम में यहाँ पे डिराइव्ड हुआ। मतलब ये अलग अलग फेजेज में डिफाइन हो गया, कहाँ पे इंटीजर के रूप में यूज करना है, कहाँ पे फ्लोट के रूप में यूज करना है। जैसे पहला हमने लिया एडिशन, यूज फॉर समिंग वैल्यूज सच एज कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंसेस और एक्यूमुलेटिंग ए रनिंग टोटल। एडिशन आप जानते हो वही जोड़ने के लिए, बट ध्यान ये रखेंगे कि जो एल्गोरिथम हमने बताया था कि इनपुट फर्स्ट नंबर मतलब पहला नंबर इनपुट करना है, और वो किस में जाएगा कि इंटीजर में जा रहा है कि फ्लोट में जा रहा है। और याद रखें फ्लोट जो है चूंकि इंटीजर से ऊपर फ्लोट होता है तो फ्लोट में आप इंटीजर का भी काम कर सकते हैं, बट इंटीजर में मतलब वाइस वर्सा ये नहीं होता है, मतलब इंटीजर में फ्लोट का काम आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि डेटा टाइप भी आपका करेक्ट हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में सब्ट्रैक्शन का वही चीज़ है, यूज फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस सच एज कैलकुलेटिंग रिमेनिंग बैलेंस और इलाप्स टाइम। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कभी कभी क्या होता है वैल्यू जो है आपका माइनस में चला आता है, तो ये तो मैथमेटिकली आपको माइनस वहाँ रिजल्ट मिल जाता था, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए एक्सप्रेशन भी आपको सही से देना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस जो है विदाउट डेटा टाइप्स आप माइनस नहीं ला सकते, इसलिए डेटा टाइप जो है यहाँ पे अनिवार्य है। फिर मल्टीप्लिकेशन का सेंस आया, यूज फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज वॉल्यूम्स और स्केलिंग वैल्यूज। बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स भी आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है फॉर्मूला के रूप में यहाँ भी बन चुके हैं, जो ऑटोमेटिक हेडर फाइल्स में है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट निकालना है, एक SQRT फंक्शंस हुआ जो C++ में हम यूज करते हैं। SQRT लगाए, मान लीजिए हमको निकालना है 36 का स्क्वायर रूट, SQRT हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर 36 डालना है, फिर पता चलेगा ऑटोमेटिक वो 6 रिजल्ट दे दिया, तो वो कैलकुलेटर की तरह काम किया। तो ये कैलकुलेटर की तरह ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है, नहीं, सी हेडर फाइल्स में ऑटोमेटिक वो उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्रामिंग किए गए होंगे और तब उसके हेडर फाइल में डाल दिया गया। आप चाहे तो एक मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद से बना सकते हैं, उसके लिए एक फाइल रेडी करना होगा, कोडिंग करना होगा, फिर उसके हेडर फाइल्स में आपको सेव करना होगा और तब किसी फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। वही है मैंने बताया था, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और ये सारे चीज़ कहाँ से लाते हैं तो हेडर फाइल्स में ऑलरेडी ये लाइब्रेरीज के अंदर सेव होते हैं। फिर डिवीज़न वही चीज़ है, चूँकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यूज फॉर स्प्लिटिंग क्वांटिटीज़ और कैलकुलेटिंग एवरेजेस, जो भी एवरेजेस वगैरह निकालने आप डिवीज़न यूज कर सकते हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पे आया, मैथमेटिकल टर्म्स तो यहाँ पे लिया गया है डिवीज़न, बट इसमें भी मॉडुलस भी होते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है जब डिवीज़न करते हैं, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर के रूप में कुछ बच जाता है, या कोशेंट, या जो भी उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे फिर से फंक्शंस यूटिलाइज हो रहे हैं, जो अभी आगे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं फिर आगे और भी क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी। अभी हमने आपको बताया मॉडुलस, देखिए रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीज़न।
जो शेष आप बोलते हैं, तो शेष निकालने के लिए भी यहाँ पे अलग एक फंक्शन जो है डिनोट हो गया। तो आप ये जो परसेंटेज का साइन दे रहे हैं, अगर परसेंटेज लगा देंगे तो पता चलेगा, जैसे आप लिख रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं 8/4, आप जानते हैं 8/4 जो y का सेंस आया वो डिवाइड का है, रिजल्ट आपको कितना मिलेगा 2। तो रिजल्ट तो आपको डिवीजन जब y का वहाँ पे प्रयोग करेंगे एक स्लैश के रूप में तो आपको 2 रिजल्ट देगा। लेकिन जब डिवीजन में ही मॉडुलस आप यूज करेंगे परसेंटेज साइन, और 8 मॉडुलस अगर आप 4 लिख रहे हैं तो आपको पता है रिजल्ट कितना देगा 0। तो 8/4 तो 0 नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या है, एक में आप डिवीजन जो लिया वो स्लैश जो था वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे ये मॉडुलस का सेंस है जो परसेंटेज है। तो परसेंटेज जब लगाएंगे तो पता चलेगा वो रिमाइंडर जो है आपका, चूंकि 8/4 रिमाइंडर कितना होगा तो 0 आएगा शेष, आपको तो रिजल्ट जो आएगा आपका 0 आएगा। फिर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। सिंपल लॉजिक है इसमें समझने का। आपने क्लास 9-10 में कुछ डेटा स्ट्रक्चर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसमें भी थोड़ा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। जैसे सी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, लूप आपने पढ़ा होगा। लूप करने का मतलब जैसे टेबल लिखना है, 2 का हमें टेबल लिखना है, तो आप जो लिखते हैं 2 के बाद 4, 6, 8 ऐसे करके जो लिखते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि नंबर जो है वो क्या हो रहा है, तो रिवाइज हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, तब आया कितना 2, 4, 6, 8। तो ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट के लिए क्या करते हैं, हम लिख देंगे कि नंबर प्लस प्लस, मतलब नंबर एक एक जो है करके आगे जा रहा है। कभी कभी माइनस के सेंस में अगर किसी नंबर को मान लीजिए 100 लिख रहे हैं, 100 के अगर पीछे आ रहा है तो 100 के बाद हमें 99 लिखना है, फिर 99 के पीछे हमें क्या लिखना है 98 लिखना है। तो आप देख रहे हैं नंबर एक एक करके घट रहा है, तो हम लिख सकते हैं नंबर माइनस माइनस। तो ये सब कहाँ यूज होता है, अभी तो आपको लग रहा है कि प्लस प्लस माइनस माइनस हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली ये सब जो टर्म्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। ये लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं कि हम कोई इंटीजर जैसे i बराबर 1, मतलब i स्टार्ट होगा कोई इंटीजर 1 से, और i प्लस प्लस मतलब 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। एक चीज़ और है, आप देखते होंगे कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप रन कराएंगे तो स्क्रीन आपका भरते चला जाएगा, मतलब कहते हैं वो इनफाइनाइट लूप चल गया, क्योंकि आपने लगाया i = 1 और i प्लस प्लस। तो i को कहाँ रोकना है ये तो आपने लगाया ही नहीं, तो जब रोकेंगे नहीं तो वो रिजल्ट जो है इनफाइनाइट चलते जाएगा। पता चलेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने भी संख्या होते होंगे, आपको पता है ये तो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसलिए स्क्रीन बाय स्क्रीन आपको फिर से उसको लूप को बैक करके फिर से जो है कोडिंग में चेंज करके आप लिख देंगे i = 1, i प्लस प्लस और i लेस देन या इक्वल टू 10। करने का मतलब i कभी भी 10 या 10 के बराबर नहीं होगा, उससे नीचे ही रहेगा। तो पता चलेगा चूंकि हमने लेस देन या बराबर लगाया तो 10 तक तो चलेगा ही लूप। तो i 1 आएगा, फिर प्लस प्लस हुआ तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, पता चलेगा 10 आके स्क्रीन जो है आपका स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि आपने 3 फीचर लगाया। पहला इनिशियल i = 1, दूसरा प्लस प्लस मतलब i प्लस प्लस करके काउंट करेगा, और तीसरा i 10 जाके ब्लॉक हो जाएगा वहीं पे। तो इस तरह से कोई भी टेक्सचर प्रोग्रामिंग हो, कोई भी फंक्शन से रिलेटेड हो, आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको लूपिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके स्टॉप भी कर सकते हैं। ये भी फीचर्स है किसका, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये रहा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब। ये जो भी एरिथमेटिकल ऑपरेशंस यूटिलाइज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमने आज ये लास्ट आपका जो स्लाइड था, इसके पहले वाली भी स्लाइड था, उसमें हमने चर्चा किया। ये चैप्टर 2 में ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो पार्ट 1 हमने बताया, पार्ट 2 और ये लास्ट जो हमारा पार्ट 3 रहा। अब ये कंक्लूड करते हुए आपका चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है। हम आपको फिर चैप्टर 3 में हम एक नए टर्मिनोलॉजी के अनुसार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार हम आपको तीसरी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।